हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स बाय आईआईटियंस। इंटरव्यू की क्वेश्चंस की सीरीज में ये हमारा 13th क्वेश्चन है। ये सीएमआई के इंटरव्यू में पूछा गया था, जिसमें कहा गया था कि ड्रॉ द ट्रेजेक्टरी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। मींस अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखें तो उसकी ट्रेजेक्टरी, उसका मोशन कैसा रहेगा, वो आपसे पूछा गया था। इस क्वेश्चन को हम डिटेल में समझेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे और कैसे हम डिफरेंट सिनेरियोज में ट्रेजेक्टरी को ड्रॉ कर सकते हैं वो हम सीखेंगे। तो अगर आपको ये अच्छे से समझना है तो इसको वीडियो को अच्छे से देखिए, पूरा वीडियो हम डिटेल में इसको डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रेजेक्टरी को समझने के लिए हम किसी चार्ज पार्टिकल को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो उसके ऊपर फोर्स क्या लगेगा वो हम डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए ई है, तो उस पर जो फोर्स लगता है वो हमेशा उसी की डायरेक्शन में होता है और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Fe इज इक्वल्स टू QE। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर किसी चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लग रहा है तो हम उसका एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। न्यूटन्स लॉ कहता है कि फोर्स ऑन ए पार्टिकल इज इक्वल टू द मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हमारा हो जाएगा फोर्स दैट इज QE डिवाइडेड बाय m। एक्सेलरेशन है हमारे पास तो हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं u प्लस at। तो u हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, v हमारी फाइनल वेलोसिटी है। इसका मतलब ये एक्सीलरेशन उसकी वेलोसिटी, किसी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को इंक्रीज करने का काम करेगा। तो जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि आपका चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, तब ये एक्सीलरेशन नेगेटिव हो जाएगा और उस केस में वेलोसिटी घट जाएगी। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से किसी चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है उसके मैग्नीट्यूड पर चेंज आता है। वो मैग्नीट्यूड बढ़ सकता है और मैग्नीट्यूड घट भी सकता है। नेक्स्ट केस हम देखेंगे मैग्नेटिक फोर्स। बेसिकली हम ईएम फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात किया तो उससे हमें इलेक्ट्रिक फोर्स मिला। अभी हम मैग्नेटिक फील्ड से बात करते हैं और उसके बारे में मैग्नेटिक फोर्स आएगा। मान लीजिए कोई मैग्नेटिक फील्ड बी है किसी हेलो सर, के डायरेक्शन में। उस केस यस, में ट्रैजेक्टरी कैसा होगा वो आपने बताया नहीं। ओके। इस केस में ये ट्रेजेक्टरी जो मैंने ड्रॉ किया है ब्लैक लाइन से, यही है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है फोर्स भी उसी डायरेक्शन में है, तो हमारा चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही रोटेट मूव करता हुआ चला जाएगा। लीनियर पाथ रहेगा इसका। ओके और सर, अगर स्ट्रेट लाइन। ओके, नेक्स्ट केस जिसमें हम मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहे हैं। मैग्नेटिक फोर्स को हम इंडिकेट करते हैं Q टाइम्स V क्रॉस V से। V है किसी चार्ज पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी क्या है और ये मैग्नेटिक फोर्स है। तो V क्रॉस V, क्रॉस प्रोडक्ट जब भी आता है तो कोई फोर्स या फिर कोई जो क्वांटिटी है वो उसके परपेंडिकुलर होती है। तो बेसिकली ये जो फोर्स है वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के ही परपेंडिकुलर लगेगा। तो अगर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड आपका के डायरेक्शन में है, जेड डायरेक्शन में है, और वेलोसिटी मान लीजिए उसकी एक्स डायरेक्शन में है, तो जो फोर्स होगा उसे आप लिखेंगे आई क्रॉस के। तो आई क्रॉस के माइनस जे होता है, तो ये माइनस वाई डायरेक्शन में फोर्स लगने वाला है। तो क्योंकि ये फोर्स मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लग रहा है, तो ये उसके मैग्नीट्यूड को तो चेंज नहीं करेगा। आपने देखा होगा कि व्हेन देयर इज अ फोर्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट देयर इज नो वर्क डन। तो बेसिकली ये फोर्स उसकी वर्क डन तो नहीं करेगा, उसकी एनर्जी तो नहीं बढ़ाएगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन को चेंज करेगा। ये डायरेक्शन चेंज होगी तो उससे क्या होगा, आपको एक सर्कुलर पाथ मिलेगा, वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं। मान लीजिए एक क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई कर रखा है। क्रॉस बेसिकली रिप्रेजेंट करता है इनवर्ड द प्लेन, मतलब प्लेन के इनसाइड आपका मैग्नेटिक फील्ड है। कोई चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज Q है वो किसी वेलोसिटी v से इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो अगर हम देखें हमारा जो वेलोसिटी है वो जे डायरेक्शन में है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो माइनस के डायरेक्शन में है, तो हमें जो फोर्स मिलेगा जे क्रॉस माइनस के दैट इज माइनस आई। तो हमें माइनस आई मतलब इस डायरेक्शन में एक फोर्स मिलेगा। तो इस चार्ज पार्टिकल पर सेंटर की डायरेक्शन में एक फोर्स मिल रहा है। जैसे जैसे ये आगे सर्कल पे मूव करता जाएगा इसका फोर्स जो है वो हमेशा सेंटर की तरफ ही लगेगा। तो दिस रिप्रेजेंट्स दैट व्हेन अ चार्ज पार्टिकल ऑफ एंटर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड विद अ वेलोसिटी v, it will experience a force that is Q times V cross B, or this force will give a circular motion to the charge particle. लेकिन ये तो था अगर उसकी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। ऐसा भी एक केस हो सकता है कि उसकी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई एक एंगल बनाए। जैसे कि मान लीजिए v जो वेलोसिटी है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ में कुछ थीटा एंगल बना रही है। तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हो सकते हैं, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट और एक पैरेलल कंपोनेंट।
पैरेलल मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अलोंग होगा, परपेंडिकुलर मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर का केस हम देख चुके हैं कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कोई फोर्स लगता है, कोई वेलोसिटी होती है, तो उस पर एक फोर्स लगता है जो सर्कुलर पाथ देता है। लेकिन ये पैरेलल कंपोनेंट तो ना सर्कुलर पाथ देगा और ना ही इस पे कोई फोर्स लगने वाला है, तो ये सिंपली उसको लीनियर पाथ देगा और ये नीचे पैरेलल वेलोसिटी से इस मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग चार्ज पार्टिकल मूव करता रहेगा। तो बेसिकली होगा क्या, ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी की वजह से उसको एक सर्कुलर पाथ मिल रहा है और पैरेलल वेलोसिटी की वजह से वो उस मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग जा रहा है। तो ये पाथ जो चार्ज पार्टिकल है वो सर्कल बनाते हुए इस तरीके से आगे डायरेक्ट करता चला जाएगा और इस पाथ को हम बोलते हैं, बेसिकली इसमें सर्कुलर और लीनियर पाथ दोनों मिल रहे हैं, तो इस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं हेलिकल मोशन। हेलिकल मोशन मतलब इसमें एक सर्कल बन रहा है रेडियस, किसी आर रेडियस का, और दो कंसेक्यूटिव सर्कल्स के बीच में एक गैप है जिसको हम पिच कहते हैं। तो देयर इज अ पिच ऑफ गैप बिटवीन द टू सर्कल्स, कंसेक्यूटिव सर्कल्स, और ये पिच किस वजह से आ रही है, इसका आने का ओरिजिन है ये पैरेलल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। तो पहला केस था कि अगर केवल परपेंडिकुलर वेलोसिटी होती है तो हमें एक सर्कुलर पाथ मिलता है, अगर वेलोसिटी परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी होता है और पैरेलल कंपोनेंट भी, तो हमें हेलिकल पाथ मिलता है। नेक्स्ट केस अगर हम इसको थोड़ा इक्वेशन के हिसाब से देखें, तो देखिए हम लोग कह रहे थे कि फोर्स है Q V क्रॉस B, और इस फोर्स को हम मास इनटू एक्सेलरेशन दैट इज m dv by dt से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर हम मान लेते हैं कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो z डायरेक्शन में है, B इज इक्वल टू B z कैप, तो इस इक्वेशन से हम वेलोसिटी के तीन कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं, x, y और z। अब z कंपोनेंट अगर हम देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी z डायरेक्शन में है, तो उसका कोई z कंपोनेंट होगा नहीं, तो हम m vz डॉट, डॉट का मतलब उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम रिप्रेजेंट करता है, तो ये टर्म तो जीरो हो जाएगा। अगर हम x कंपोनेंट की बात करते हैं तो m vx डॉट, और x कंपोनेंट के लिए हमें वेलोसिटी का y कंपोनेंट लेना पड़ेगा, तो m vx डॉट हमारा q b vy के बराबर होगा। उसी तरीके से m vy डॉट हमारा माइनस q v vx के बराबर होगा। अब इन इक्वेशंस में से हम, इस वाली इक्वेशन में vy का टर्म आ रहा है और इस वाली इक्वेशन में vx का टर्म आ रहा है, तो इस vx और vy को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर हम इस इक्वेशन को मान लीजिए फिर से डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो इसको हम कह सकते हैं m v डबल डैश मतलब वेलोसिटी का डबल डेरिवेटिव, और इसको m को इधर ले जा सकते हैं, तो q b by m वेलोसिटी के y कंपोनेंट का भी सिंगल डेरिवेटिव, और v y डैश जो है वो हमारे इस इक्वेशन से मिल सकता है। तो बेसिकली हम पूरी इक्वेशन को vx के टर्म्स में लिख सकते हैं, तो vx डबल डॉट विल बी माइनस q b by m का होल स्क्वायर इनटू vx। अब ये आपको एसएसएम के मोशन से पता है कि अगर हम किसी फील्ड का या फिर किसी डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव माइनस कोई कांस्टेंट टाइम्स उस फील्ड के बराबर रख देते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि एसएसएम मोशन है। बेसिकली डबल डेरिवेटिव इक्वल टू सम माइनस ओमेगा स्क्वायर vx के बराबर आ रहा है, तो ये हमारा एक ओमेगा है, उसकी किस फ्रीक्वेंसी से वो ऑसिलेट कर रहा होगा, और ये एक ऑसिलेशन की कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेलोसिटी का x कंपोनेंट और y कंपोनेंट ऑसिलेट कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली एक सर्कल में मूव कर रहे हैं। अब ये सर्कल में मूव कर रहे हैं तो सर्कल की कुछ रेडियस होगी और कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, तो वो रेडियस और फ्रीक्वेंसी हम यहाँ से डिराइव कर सकते हैं। ये मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल है Q, जिसकी चार्ज है v वेलोसिटी से, वो किसी सर्कल में मूव कर रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड डॉट हमने लगा रखा है, इसका मास m है, और ये सर्कल जिसकी रेडियस r है उसके सेंटर O पर इस तरीके से ये मूव कर रहा है। तो इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है उसे आप लिख सकते हैं Q v क्रॉस b, क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो v क्रॉस v की जगह पे आप v इंटू v लिख सकते हैं। फिर क्योंकि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, जिसे हम कह सकते हैं mv स्क्वायर अपॉन r। अब इसके सर्कल में मूव करने के लिए ये दोनों फोर्स बैलेंस होने चाहिए, तो हम इन दोनों फोर्सेस को बैलेंस कर सकते हैं, और यहां से हम लिख सकते हैं कि जो रेडियस ऑफ द सर्कल है वो होगी mv अपॉन qb। तो इस रेडियस को हम कहते हैं लार्मर रेडियस, और लार्मर रेडियस जो है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जिस चार्ज पार्टिकल का मास ज्यादा होगा उसकी रेडियस ज्यादा होगी। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कराएं सेम वेलोसिटी से, चार्ज दोनों का सेम होता है, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास उस प्रोटॉन के मास से बहुत ज्यादा कम होता है, द मास ऑफ द प्रोटॉन इज 1836 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन की जो रेडियस है वो प्रोटॉन की रेडियस के कंपैरिजन में बहुत कम होगी, क्योंकि मास का डिफरेंस होता है। तो बेसिकली रेडियस मास पर डिपेंड करती है, वो आप यहां से देख सकते हैं। अगर आप इसका टाइम पीरियड देखना चाहते हैं कि ये सर्कल को कितने टाइम में कवर करेगा, तो टाइम पीरियड को आप लिख सकते हैं 2 पाई r अपॉन v। अब यहां से आप r अपॉन v की वैल्यू को लिख सकते हैं m अपॉन qv। तो
तो आपका टाइम पीरियड होगा 2 पाई m अपॉन QB। और अगर आप साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हैं ओमेगा, तो इसको आप 2 पाई बाई टी लिखेंगे और यहाँ से आप 2 पाई बाई टी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपकी जो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी ओमेगा है वो होगी QB बाई m। बेसिकली इतना फ्रीक्वेंसी QB बाई m से ये कंटिन्यूअसली इस सर्कल के अंदर रोटेट करेगा। ओके, यहां से हम देख चुके हैं कि अगर हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल किसी v वेलोसिटी से इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ किसी थीटा एंगल पर एंटर करता है तो उस पर एक फोर्स लगता है, और फोर्स की डायरेक्शन आप क्या कर सकते हैं, राइट हैंड स्क्रू रूल यूज कर सकते हैं। आप वेलोसिटी की डायरेक्शन से एक स्क्रू बनाइए और उसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मोड़िए, और वो आपका जो थंब है वो आपको फोर्स की डायरेक्शन दे देगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। अब अगर आपका चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो, ये जो आपको डॉटेड लाइन दिख रही है, वो ट्रेजेक्टरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी ट्रेजेक्टरी इस डायरेक्शन में होगी, और अगर प्रोटॉन है आपका तो उसकी ट्रेजेक्टरी इस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि इनका चार्ज डिफरेंस है। चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन साइन डिफरेंस है। इसका नेगेटिव चार्ज होता है, इसका पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज के लिए ट्रेजेक्टरी लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में है और पॉजिटिव चार्ज के लिए ट्रेजेक्टरी राइट हैंड डायरेक्शन में है, लेकिन दोनों ही केसेस में सर्कल बनेगा। तो अगर हम इसको ड्रॉ करें तो इस तरीके से आपको ट्रेजेक्टरी दिखेगी। लार्मर ऑर्बिट्स इन मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास। आयंस के लिए अगर हम बात करते हैं, बेसिकली प्रोटॉन्स की अगर हम बात करते हैं, तो प्रोटॉन्स के लिए रेडियस ज्यादा होगी और उसका सर्कुलर पाथ इस डायरेक्शन में बनेगा। और अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो उनकी रेडियस कम होगी और उनका डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन अपोजिट होगा। ओके, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को एक साथ एंटर कर देते हैं, जिसको हम लॉरेंस फोर्स कहते हैं, दैट इज द सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, तब क्या होगा ये वही हम डिस्कस करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फोर्स को हम देख चुके हैं कि एक लीनियर पाथ देने की कोशिश करता है, और मैग्नेटिक फोर्स एक सर्कुलर पाथ देने की कोशिश करता है। तो बेसिकली क्या होगा कि जब ये सर्कल बनने की कोशिश होगी तो जो पॉजिटिव चार्ज की अगर आप बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसको रोटेट करने की कोशिश करेगा और उसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। तो पहले जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है तो उसका मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है वेलोसिटी का, और ये सर्कल थोड़ा बड़ा रेडियस का बन रहा है। लेकिन जैसे ही वो उसका साइकिल इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसका डायरेक्शन चेंज होगा, अब उसकी जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का वो घटने लगेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड से, और ये आपको छोटा सर्कल दिख रहा है। फिर से ये सर्कल बड़ा होगा। इस तरीके से ये आपको ट्रेजेक्टरी दिखेगी जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। तो ये आयंस के केस में है और ये इलेक्ट्रॉन्स के केस में है। आयंस के केस में ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है और इलेक्ट्रॉन्स के केस में जस्ट अपोजिट डायरेक्शन होगा। रेडियस भी आप देख सकते हैं कि रेडियस में डिफरेंस होगा क्योंकि मास का डिफरेंस होता है, और डायरेक्शन में डिफरेंस है क्योंकि इनका चार्ज डिफरेंट होता है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की वजह से। ओके, ये है ओवरऑल 3D में अगर हम देखें तो एक मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ई क्रॉस बी ड्रिफ्ट इनको मिलता है, और कोई चार्ज पार्टिकल इस तरीके से रोटेट करता हुआ इस फील्ड में आपको दिखेगा। अब हम देखते हैं कि ये हम लोग जो देख रहे हैं कि हमने किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो इसका एप्लीकेशन क्या है। तो इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है साइक्लोट्रॉन मोशन, जिसको हम कहते हैं चार्ज एक्सीलरेटर या फिर पार्टिकल एक्सीलरेटर। किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए, उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करने के लिए हम ये साइक्लोट्रॉन यूज करते हैं, जिसका प्रिंसिपल है लॉरेंस फोर्स। दैट इज, अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, ईएम फील्ड में रख दें, तो उस पर एक फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स उसकी एक्सेलरेशन देता है और उसकी वेलोसिटी को बढ़ाने की कोशिश करता है, और मैग्नेटिक फोर्स उसको सर्कुलर पाथ देता है। अगर आप इसकी वर्किंग समझेंगे तो यहाँ पे दो डी हैं। ये वाला एक डी है जिसको हम D1 कह रहे हैं, और ये दूसरी डी है जिसे हम D2D कह रहे हैं। इन दोनों डीज को हमने एक ऑसिलेटर से कनेक्ट किया हुआ है। मान लीजिए कोई यहाँ पे AC वोल्टेज लगी हुई है और ये P पॉइंट पर हमने अपने चार्ज पार्टिकल को रख दिया है। अब ये पूरा जो सेटअप है उसमें एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है। ये जो आपको डॉटेड लाइन दिख रही है ये रिप्रेजेंट करता है कि इस पूरे रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में है। डॉट मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेपर। नाउ अब ये चार्ज पार्टिकल है, ये ऑसिलेटर जो है वो एक एसी वेव फॉर्म है जिसका पॉजिटिव पीक होता है और नेक्स्ट साइकिल में वो नेगेटिव चला जाता है। तो बेसिकली इसकी जो ऑसिलेटर की जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर आप कह सकते हैं डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल है, वो चेंज होता है कंटिन्यूअसली हर साइकिल में। तो एक टाइम पर ये D1 पॉजिटिव होगा और एक टाइम पर ये D2 पॉजिटिव होगा।
जब D1 पॉजिटिव होगा, मतलब ये D यहाँ पर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन D1 से D2 की डायरेक्शन में होगी और चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव x डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मूव करेगा और इस मैग्नेटिक फील्ड के होने की वजह से उसको एक सर्कुलर पाथ मिलेगा और जैसे ही ये यहाँ पहुंचेगा फिर से इसकी पोलरिटी चेंज हो जाएगी ऑसिलेटर की और ये फिर से अब लेफ्ट डायरेक्शन में जाने लगेगा। अब जैसे जैसे वो इलेक्ट्रिक फील्ड में लेफ्ट डायरेक्शन और राइट डायरेक्शन में जा रहा है तो कंटिन्यूअसली उसका जो मोशन है वो हमेशा ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही है, क्योंकि जैसे ही वो लेफ्ट में जाने लगता है तो ऑसिलेटर की पोलरिटी चेंज हो जाती है और फिर से वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ ही जा रहा है। तो कंटिन्यूअसली ये सर्कल में मूव करता जा रहा है और उसकी वेलोसिटी भी कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है और धीरे धीरे ये रोटेट करता हुआ इसकी बहुत ही ज्यादा वेलोसिटी हो जाएगी जितना हमें रिक्वायर होता है और फिर इसको हम यहाँ पे एक होल्ड करके उसमें से इसको एग्जिट कर लेते हैं और हमें एक हाईली एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल मिल जाता है। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ this EM field in charge particle move in a electromagnetic field. So friends, इस क्वेश्चन का यही पूरा डिस्कशन था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई उस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू। कुछ डाउट है आपको? नो सर, थैंक यू। ओके।